जब आप एमबीबीएस में दाखिला होता है तो जो सबसे पहली चीज़ आप नोट करते हैं वो ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। अब जब हम एफएससी में टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो वो टेक्स्ट बुक बहुत छोटी थी, लेकिन जब हम अब हमारे सामने जो बुक्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो जो हमारी पुरानी स्टडी टेक्निक्स होती हैं ना वो थोड़ी सी सब ऑप्टिमम होती हैं कि हम एमबीबीएस के सिलेबस को कवर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और आज मैं आपको ऐसी स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने अपने 5 ईयर ऑफ एमबीबीएस में यूज़ की थी। अब जब आप एमबीबीएस में दाखिला होते हो और आप देखते हैं कि यार ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी बॉल गेम है और इसके अलावा सिलेबस इतना ज़्यादा है और टाइम इतना है ही नहीं कवर करने का। दूसरी बात यह है कि आप टॉपर रहे होते हैं अपनी क्लास के और जब आप एमबीबीएस में आ जाते हैं तो अब सारे के सारे टॉपर्स इकट्ठे हुए होते हैं और आप दरमियान में उनके गिर जाते हैं। जब एमबीबीएस के अंदर अगर आप टॉपर रहे हैं तो फिर आपको दिल करता है कि दोबारा उसी स्टेट पे जाएं। तो मेरे साथ भी कुछ यही हुआ था और हर साल मैंने ना कुछ डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने की कोशिश की। उनका रिजल्ट कुछ ना कुछ डिफरेंट आया, उसके बाद फिर वो मेथड फेल हुए, फिर मैं कुछ ना कुछ और मेथड की तरफ चलता गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि मैंने 5 सालों के अंदर कौन कौन से स्टडी मेथड्स यूज़ किए हैं और एट द एंड उनका क्या रिजल्ट निकला। Also, if you are new to this channel, do consider you hit that red button to subscribe and get going in MBBS. तो फर्स्ट ईयर स्टार्ट ऑफ एमबीबीएस। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं कि सिलेबस आपका बहुत ही ज़्यादा होता है, तो आपका दिल भी कर रहा होता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो मेरे साथ भी यूँ ही हुआ कि मेरा दिल करता था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ, लेकिन अभी मेरी टेक्निक जहाँ वही एफएससी वाली थी। तो मैं यही करता था कि रीड करता होता था बार बार। रीडिंग के अंदर ये होता था कि टेक्स्ट बुक्स बहुत बड़ी थी और इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की फर्स्ट ईयर के अंदर कि मैं किसी तरह जो है ना बुक्स को पढूं और मैं अच्छी बुक्स को यूज़ करूं, किसी शॉर्ट बुक की तरफ ना जाऊं। तो इस ईयर मेरा मोस्टली मेथड रीडिंग था और हाईलाइटिंग था। जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते थे उनको मैं हाईलाइट कर लेता था। तो नेटपी का मैंने थोड़ा सा एक सिली सा मेथड यूज़ किया था। उसमें मैं ना अपनी बॉडी के अंदर इमेजिन करता होता था कि कौन सी नर्व्स और आर्टरीज गुजर रही है मेरी बॉडी के अंदर से, और जब मैं इमेजिन कर लेता था उसके बाद जो है ना मैं मुख्तलिफ पेन्स और हाईलाइटर्स लेकिन अपनी बॉडी के ऊपर ही ड्रॉ कर लेता होता था। तो ये एक सिली सा मेथड था। उसके अलावा मैं एटलस जो है ना उसकी बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता होता था। तो वो नेटवर्क की एटलस होती थी, तो उसके ऊपर कोई हाथ वगैरह रख के और उसके बाद फिर खुद से पूछता होता था कि ये कौन सी नर्व है, कौन सी आर्टरी है। तो उस तरह भी मुझे अच्छी रिवीजन हो जाती थी। सो बेसिकली एट द एंड ये हुआ कि भाई पास विद गुड ग्रेड्स। अब जो है ना स्टडी मेथड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रीडिंग और हाईलाइटिंग है ना, ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड था और उसमें यह था कि आपने बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स होती हैं और आप उसको रीड कर लेते हैं और उसको हाईलाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब एग्जाम के करीब पहुंचते हैं तो आपको सारा का सारा दोबारा पढ़ना पड़ रहा होता है। बाजू का हाईलाइट जो है ना वो बहुत अच्छी तरह नहीं किया होता। मिनिमम भी जब हमने स्टार्ट करना होता था रीडिंग करना, तो उसमें यह था कि हर जो टॉपिक था उसको एटलीस्ट जो है ना वो 2 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ता था, ताकि जो है ना आप कुछ ना कुछ चीज़ को समझ सकें। और बस को 3 दफ़ा पढ़ना पड़ता था, तो क्योंकि आपको पहली दफ़ा समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम नए नए एमबीबीएस में गए होते हैं। तो वो एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। उसके बाद फिर रिवीजन भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी इसकी। अगर फर्स्ट ईयर को देखूँ तो मैं कौन सी चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर अपने फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करूँ तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। मैं एनाटमी के फ्लैश कार्ड्स बनाऊँगा। और इसके अलावा अगर मैंने जब अपनी फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना होगा तो मैं जो अपने साथ ना कुछ नोट्स भी बनाने की कोशिश करूँगा। और स्पेशली मैं कोशिश करूँगा कि मैं कॉरोनल नोट्स जो है ना उनको बनाऊँ। और जो कॉरोनल नोट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और एक्टिवली जो है ना आपको चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं। वो फर्स्ट ईयर के अंदर बांस कुछ अच्छे थे तो खुशी हुई काफ़ी, और लेकिन फिर सोचा कि यार डिस्टिंक्शन नहीं है, इस दफ़ा डिस्टिंक्शन लेने की कोशिश करनी है। तो मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं एक ही सब्जेक्ट को फोकस करूँगा जिसके अंदर ना मैंने डिस्टिंक्शन लेनी है। तो मैंने सोचा कि सबसे आसान मुझे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री होगी, तो क्यों ना मैं इस ही पे फोकस करूँ। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री की बुक उठाई और जो है ना मैंने एक कॉपी ली और उसमें मैं सिंपल जो है ना नोट्स बनाना शुरू कर दिए। उसमें यह था कि मैंने बुक पढ़ता था, उसके बाद उसके नोट्स बनाना शुरू कर देता होता था, फिर चैप्टर पढ़ता था, फिर उसके बाद उसका अगले नोट्स बनाना शुरू करता। इस तरह करके मैंने पूरी बुक के बायोकेमिस्ट्री के नोट्स बना लिए। नोट्स बना रहा था तो मुझे उस टाइम जो है ना फॉरगेटिंग कर्व का नहीं पता था कि मेमोरी जो है ना आपकी विद टाइम डिक्लाइन हो जाती है अगर आप उसकी प्रॉपर रिवीजन ना करो। मैंने नोट्स बना के लिख लिया कि मुझे याद हो गया और मैंने उसको कॉपी को एक साइड पर रख लिया। और बायोकेम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मसला ये हुआ कि मैंने रिवीजन नहीं की थी। फिजियोलॉजी के अंदर मैं वही बुक यूज़ करता था, गाइटन और गेनोंग यूज़ करता होता था अगर कोई टॉपिक मैंने और डिटेल से पढ़ना हो। बायोकेम जो है ना मुझे एट द एंड बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन जो फॉरगेटिंग हो चुकी थी वो हो चुकी थी। और एट द एंड ये हुआ कि बायोकेम में डिस्टिंक्शन तो कहाँ हवा में चली थी, आई बेरली पास्ड। नोट्स बनाने देख देख के मेरे ख्याल से एक बहुत ही पैसिव रिव्यू का मेथड है। इसमें यह कि तो आप बहुत ही मेहनत करके लिख रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन उसको बिल्कुल पैसिवली लिख रहे होते हैं और जो है ना वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद जो है ना वो आपके जहन में चीज़ नहीं होती। सेकेंड ईयर के अंदर मैं अगर कोई चीज़ करना चाहूँगा तो उसमें यह है कि मैं जो नोट्स बनाए हुए थे उनको एक तो कॉर्नल नोट्स की तरह बनाऊँगा और बेहतर है कि मैं उस तरह यूज़ करूँ। और दूसरा मैं नोट्स को प्रॉपर अपने स्केजुलिंग पे लगाऊंगा।
मतलब मैं प्रॉपर लिखूंगा कि अगर मैंने आज नोट्स बनाए तो फिर मैं उनको 7 दिनों बाद रिवाइज़ करूँगा, फिर मैं 21 डेज़ बाद रिवाइज़ करूँगा। तो मतलब यानी मेरा एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग रूटीन होगा, और मैं जब नोट्स को रिवाइज़ भी कर रहा हूँ तो मैं एक्टिव रिकॉल के थ्रू रिवाइज़ कर रहा हूँ। थर्ड ईयर के अंदर जो है डिस्टिंक्शन ना आने का बोझ उठा के बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि यार हर कोई छोटी किताबें पढ़ता है, हम बड़ी किताबें भी पढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन भी नहीं आती। तो मैंने कहा इस दौर मैंने भी छोटी किताबें पढ़ना। तो मैंने किसी के नोट्स उठाना शुरू कर दिए, कोई छोटी छोटी बुक्स इकट्ठी करना शुरू कर दी। इसके अलावा जो है ना फार्माकोलॉजी के लिए मैंने स्पेशली जो है ना वो माइंड मैप्स की टेक्निक सीखी, और मैंने कहा कि अब मैं माइंड मैप्स को ना अप्लाई करना शुरू करूँगा। तो ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से चल रही थी, और बड़ा खुश था मैं कि इतनी जल्दी चीज़ें कवर हो जाती हैं। हार्डली आधा घंटा 10-15 मिनट पढ़ते थे और पूरे का पूरा चैप्टर कवर हो जाता था। एक जो बड़ी टेक्स्ट बुक के अंदर 20-20 30-30 सफ़ों का चैप्टर लिखा हुआ था, वो छोटी बुक में 2-3 सफ़ों के अंदर ही उन्होंने कवर किया होता। तो मैं बड़ा खुश था, और ये मेरी खुशी तब तक ही रही जब तक एग्जाम्स है। जैसे ही एग्जाम्स आए तो मुझे लग पता गया अल्हम्दुलिल्लाह फार्माकोलॉजी के अंदर तो मैं पास कर गया, लेकिन पैथोलॉजी के अंदर मैं पास नहीं कर सका। जो फेलियर था बहुत ही लोएस्ट पॉइंट था मेरी लाइफ के अंदर। अभी इस पे बात करेंगे। और अपनी क्लास के अंदर जो है ना टॉप से नीचे पोजीशन ना ली हो और आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाएं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल बात थी। सबसे पहले जो हम मेथड यूज़ किया था वो था रीडिंग नोट्स ऑफ अदर्स, और जो है ना छोटी बुक्स पढ़ना। उसमें ये है कि जो छोटी बुक्स आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो बड़ा आपको आसान लग रहा होता है, जल्दी जल्दी चीज़ें कवर हो रही होती हैं। लेकिन उसमें मसला ये होता है कि जो आपके पास नॉलेज आ रहा होता है ना, वो बहुत ही शैलो होता है। ये ऐसे ही है कि अगर आपके पास 2 पूल्स हों, तो शैलो पूल से पानी बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन जो डीप पूल होता है, जो आपने अगर बड़ी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हो, तो नॉलेज काफ़ी देर तक रहता है। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि जब एट द एंड में पहुंचा अपने एग्जाम्स के दिनों में, तो मेरा जो शैलो पूल का नॉलेज था वो सारा एवेपोरेट हो चुका था। कुछ लोग जो है ना छोटी बुक्स पढ़ के बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते थे। मेरा एक दोस्त था, और उसकी आदत थी कि वो छोटी बुक्स से बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन वो एक स्पेशल तरीके से छोटी बुक्स पढ़ता था। जब मैंने उसे पढ़ते हुए देखा तो मैं उस तरह नहीं पढ़ सक रहा था। वो ऐसा करता था कि हर छोटी बुक्स के एक पॉइंट को दूसरी पॉइंट से मिला देता था, और दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से मिला लेता था, और उसकी पूरी जो छोटी बुक्स होती थी उनके ऊपर एक ऐसा अजीब सा मकड़ियों का जाला बना होता था। अब किसी के नोट्स पढ़े होते हैं ना, तो उसने पूरी बुक पढ़ के नोट्स बनाए होते, तो कुछ उसने इंपॉर्टेंट बातें स्किप भी की होती हैं जो उसको पता होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती। तो जब वो चीज़ें स्किप हो जाती है तो हमारा पीछे एक साउंड फाउंडेशन नहीं बनती नॉलेज का, और फिर जब दोबारा टाइम आता है नॉलेज टेस्ट करने का, तो वो हमारे पास होती नहीं है। दूसरा जो मैंने फार्माकोलॉजी के लिए माइंड मैप्स यूज़ किया था, वो भी एक बहुत ही पैसिव रिव्यू का मेथड है। माइंड मैप्स जो होते हैं, अगर आप चैप्टर देख के बना रहे हैं तो आप बिल्कुल पैसिवली उस चीज़ को देख लें, एक्टिवली अपने दिमाग से नहीं निकाल रहे। थर्ड ईयर के अंदर जो बेटर मेथड में यूज़ कर सकता था वो ये था कि फार्माकोलॉजी के लिए जो है ना मैं अपनी फ्लैश कार्ड्स को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकता था, क्योंकि फार्माकोलॉजी ऐसे ही आप जैसे नई लैंग्वेज सीख रहे हो। जब आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा रेपिटेशन करनी पड़ती है। तो फार्माकोलॉजी के लिए फ्लैश कार्ड्स में यूज़ करता। इसके अलावा फार्माकोलॉजी और बैक्टीरिया और पैथोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों के लिए ना स्केची मेडिकल वालों की वीडियो था, तो मुझे पता होता, तो मैं इन स्केची की वीडियोस को देखने की कोशिश करता। उसके अंदर जो है ना उन्होंने बहुत ही मज़ेदार तरीके से ना आपको मुख्तलिफ चीज़ें कनेक्ट करके ना आपको डायग्राम्स बना के ना चीज़ें सिखाई हुई, और एक फ़नी सी स्टोरी सुनाते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। जब मैं बड़ी बुक्स के अंदर पढ़ रहा होता तो बजाय इसके कि मैं स्टडी मेथड जो है ना वो सिंपल रीडिंग और इस तरह कर रहा होता, उसके बजाय मैं SQ3R मेथड यूज़ करता, जिसके अंदर जो है ना आप सर्वे, क्वेश्चन और रीड, डिसाइड और रिकॉल करते हैं और रिव्यू करते हैं एट द एंड। तो ये वो अगर मेथड में यूज़ करता तो मेरे लिए बेहतर होता। इसके अलावा जो माइंड मैप्स है उनके अंदर मैं किस तरह अगर एक्टिव रिकॉल को भी कर लेता तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। उसमें ये होता कि जब मैं एक्टिव रिकॉल कर रहा था, जब मैंने चैप्टर पढ़ लिया, तो उसके बाद मैं फिर अपने दिमाग से जो है ना माइंड मैप बनाने की कोशिश करता। फोर्थ ईयर का स्टार्ट था और मेरी सप्लीमेंट्री मैंने एग्जाम में बैठना था पैथोलॉजी को कवर करने के लिए। फोर्थ ईयर के अंदर जो है डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स को डिस्कवर किया। डॉक्टर नजीब जो है ना एक बहुत ही फेमस टीचर है, जिनके लेक्चर्स इतने अच्छे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो आपको जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जो है ना वो चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। मैंने डॉक्टर नजीब की एक्सटेंसिव जो है ना वो उनके लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए। उनके लेक्चर्स की बहुत बड़ी सीरीज़ थी, उसको देखता था, और उसके साथ साथ जो ना मैं नोट्स भी बनाता रहा अपने, और नोट्स अच्छी तरह मैं बनाता रहता। और फिर इस तरह ये हुआ कि जब मैंने सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठा तो मैं क्लियर कर दिया सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो मैंने फोर्थ ईयर के अंदर मोस्टली जो है ना मैं शिफ्ट हो गया था फ्रॉम बुक रीडिंग के साथ साथ, और मैं लेक्चर सुनने के लिए कहा। मुझे ऑनलाइन लेक्चर मिलते तो मैं कोशिश करता था कि मैं ऑनलाइन भी स्टडी कर सकूं लेक्चर्स को। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स जो है ना दे आर वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स जो है ना मेडिकल फील्ड के अंदर। लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि अगर आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपको थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है ना, तो फिर आपके लिए उस बात को उसमें बैठना जो है ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता था। इस तरह अमूमन जो है वो मैंने देखा था कि जो टॉपर्स थे हमारी क्लास के, जिनको बहुत अच्छा
नॉलेज पे ग्रैस्प था, वो डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स को इतना देखते नहीं होते थे क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग रहता था। तो मैं डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स को साथ देखता होता था, तो और मैं ना साथ नोट्स बना देता था। तो बेहतर यही था कि अगर मैं जो नोट्स बना रहा था, बेशक मैं ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहा था, तो मैं अगर नोट्स बना रहा था तो मैं कोशिश करता कि मैं उन्हें क्वेश्चंस की फॉर्म में बना। स्टार्ट ऑफ द फाइनल ईयर, द एंड ऑफ एमबीबीएस, तो मैंने ना इंटरनेट पे देखना शुरू कर दिया कि कौन सी स्टडी टेक्निक में बेहतर है। तो मैंने फिर डिस्कवर किया कि एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन को। मैंने इसको डिस्कवर किया तो ऑलरेडी हाफ ईयर गुजर चुका था। तो तब मुझे पता चला कि अंकी एक फ्लैश कार्ड बनाने वाली है जो इन दोनों प्रिंसिपल को यूज़ करती है। तो मैंने अंकी जो सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर मैं उस पर बैठ के बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड बनाता होता था। बाज़ का एक दिन में 100, बाज़ का 200। द एंड ना मेरे पास 10,000 फ्लैश कार्ड हो गए थे जो कि मैंने फाइनल ईयर के अंदर सिर्फ बनाए थे। तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड हो गए थे और उनका इतना ज़्यादा ओवरलोड हो गया था कि वो मेरे से कवर नहीं हो पा रहे थे। इतने ज़्यादा फ्लैश कार्ड नहीं होने चाहिए कि फिर आपसे रिवीजन ही ना हो। तो मेरे साथ थोड़ा सा मसला यही हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा फ्लैश कार्ड बना लिए थे कि एट द एंड मेरे से रिवाइज नहीं हो रहे थे। और जितनी आप जल्दी स्टार्ट ऑफ योर ईयर आप फ्लैश कार्ड बनाना शुरू कर देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जो इस अंकी के अंदर मैं बेहतर कर सकता था वो ये था कि मैं सिर्फ जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी और जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी, उनकी फ्लैश कार्ड बनाता और बाकी जो है ना बाकी स्टडी टेक्निक से यूज़ करता। दूसरा ये कि अंकी का अपना एक एल्गोरिदम है जिसके अंदर जो है ना वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर मैं किसी तरह जो है अंकी के एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ चेंजेस करके उसको बेहतर कर सकता अपने लिए, तो शायद वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो अब मैं अंकी की कुछ सेटिंग्स हैं जिनको यूज़ करता हूँ, जिसका मैं लिंक यहीं कहीं दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो उससे ये है कि आपकी जो है ना रिकॉल और रिमेम्बरेंस और बाकी रिटेंशन वो ज़्यादा अच्छी रहती है और आपका फ्लैश कार्ड का ओवरलोड से भी आप बच जाते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी स्टडी टेक्निक्स को देखते रहें कि कौन कौन सी आपके लिए बेहतर है, ताकि आपको जितना जल्दी पता चल सके उतना आपके लिए बेहतर है। फ्लैश कार्ड अपने एमबीबीएस के अंदर ना बहुत लेट डिस्कवर किया, नियर द एंड ऑफ फाइनल ईयर, लेकिन इवन एफसीपीएस पार्ट 1 के अंदर, आईएमएम के अंदर आई मोस्टली स्टडी थ्रू फ्लैश कार्ड, क्योंकि मेरी जो रिटेंशन है वो बेस्ट मैंने यही देखा कि फ्लैश कार्ड से होती है। तो वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी दफ़ा इस बात को डिस्कस किया है कि एक्टिव रिकॉल जो है ना वो बहुत अच्छी टेक्निक है पैसिव रिव्यू से। तो कौन से ऐसे मेथड हैं जो एक्टिव रिकॉल के अंदर आते हैं, कौन से ऐसे मेथड हैं जो पैसिव रिव्यू के अंदर आते हैं। सो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक कहीं कहीं दे दूंगा और आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, उसको दोनों मेथड्स को देख सकते हैं, उनमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। एनी क्वेश्चन टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।